सबको राम राम। मेरा नाम रवि। आज करते हम राष्ट्रपति का तीसरा पार्ट। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने अब तक 2 पार्ट नहीं देखे, सबसे पहले उन 2 पार्टों को देखो। डिस्क्रिप्शन में उन 2 पार्टों का लिंक है, उनको जाकर देखो, फिर इस पार्ट को देखना। अगर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मॉक टेस्ट लगाने बहुत ज़रूरी है। तो मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर डाउनलोड करो। अगर आप मुकेश G50 कोड का यूज करोगे तो आपको तुरंत 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर डाउनलोड करो और अपने तैयारी को जांचो। तो चलिए करते हम शुरू राष्ट्रपति के बारे में। हमने राष्ट्रपति के बारे में कहाँ तक पढ़ लिया था पिछली क्लास में। देखो, हमने बात करी थी पिछली क्लास में कि राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियाँ 4 प्रकार की होती है। उनमें से एक शक्ति हमने पढ़ ली थी, अब हम पढ़ेंगे दूसरी शक्ति राष्ट्रपति की। दूसरी शक्ति है विधायी शक्ति। राष्ट्रपति की सामान्य शक्ति 4 होती हैं। हमने उनमें से एक शक्ति पढ़ ली थी, दूसरी शक्ति अब पढ़ेंगे, विधायी शक्ति। देखो, आप सबको पता है संसद का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत है? 79। देखो, 79 आर्टिकल में संसद का वर्णन है। संसद का निर्माण, संसद का गठन किन से मिलकर होता है? लोकसभा से और राज्यसभा से प्लस राष्ट्रपति। देखो, संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से होता है। अगली बात क्या है कि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता। फिर भी संसद के निर्माण में अपनी भागीदारी देता है। क्यों? देखो, आप सबको पता है, अगर कोई कानून बनना है तो लोकसभा से और राज्यसभा से वो विधेयक पारित होता है। देखो, अगर किसी विधेयक को कानून बनना है, आप सबको पता है विधेयक से कानून बनते हैं और कानून कहाँ बनते हैं? संसद में बनते हैं। देखो, अगर कोई विधेयक लोकसभा से और राज्यसभा से पारित हो गया, पारित होने के बाद वो कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा वो साइन होने के लिए। राष्ट्रपति उस विधेयक पर साइन करेगा, तब वह विधेयक कानून बनेगा। इसलिए संसद के गठन में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भागीदारी है। अगला क्वेश्चन देखो, एक वर्ष में संसद में कितने सत्रों का आयोजन होता है? एक वर्ष के अंदर सामान्यतः कितने सत्रों का आयोजन होता है? कितने सत्रों का आयोजन होता है? देखो, एक वर्ष के अंदर सामान्यतः कितने सत्रों का आयोजन होता है? 3। कितने होता है? 3। तीनों के नाम है। देखो, बजट सत्र पहला, दूसरा मानसूनी सत्र, तीसरा है शीतकालीन सत्र। देखो, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्रों का आयोजन होता है, बजट सत्र, मानसूनी सत्र, शीतकालीन सत्र। इन तीनों सत्रों को संबोधित करता कौन है? करता है राष्ट्रपति। वो करता है राष्ट्रपति, आप सबको पता है, वो करता है राष्ट्रपति। अगली बात कि एक वर्ष में कितने सत्रों का आयोजन होना अनिवार्य है? देखो, क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना। एक वर्ष में कितने सत्रों का आयोजन होना अनिवार्य है? बाध्यता है। कितने का? 2 सत्रों का आयोजन होना अनिवार्य है। इन दो सत्रों के मध्य कितने समय की अवधि होनी चाहिए? 6 माह की। कितने माह की अवधि होनी चाहिए? इन 2 सत्रों के मध्य 6 माह की अवधि होनी चाहिए। आप सबको पता है
राष्ट्रपति तीनों सत्रों को संबोधित करता है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जब राष्ट्रपति तीनों सत्रों को संबोधित कर रहा होता है, उसके द्वारा बोले गए शब्दों को हम क्या कहते हैं? उसके द्वारा बोले गए शब्दों को हम क्या कहते हैं? वो कहते हैं अभिभाषण। वो कहते हैं अभिभाषण। अभिभाषण। देखो मैंने क्वेश्चन क्या बोला, मैंने प्रश्न क्या बोला? मैंने प्रश्न ये बोला कि जब राष्ट्रपति तीनों सत्रों को संबोधित कर रहा होता है, उसके द्वारा बोले गए शब्दों को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अभिभाषण। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया था, इसलिए इस पर डबल स्टार लगा लियो भाई, डबल स्टार लगा लियो। वो भी इस प्रकार के स्टार लगाने हैं, उसको कहते हैं अभिभाषण। आप कहोगे सर हमने तो भाषण सुन रखा है, आप बताओ भाषण और अभिभाषण में अंतर क्या होता है? सर ये बताओ। देखो आप सबको पता है अभिभाषण वो होता है कि दूसरा व्यक्ति लिखे और मैं पढ़ूं, उसे कहते हैं अभिभाषण। दूसरा व्यक्ति बोले और मेरे द्वारा पढ़ा जाए, उसे कहते हैं अभिभाषण। भाषण होता है मैं खुद लिखूं और मैं खुद पढ़ूं, उसे कहते हैं भाषण, उसे कहते हैं भाषण। देखो अगली बात क्या है कि अभिभाषण किन के द्वारा तैयार किया जाता है? अभिभाषण किन के द्वारा तैयार किया जाता है? वो तैयार किया जाता है मंत्री परिषद के द्वारा। मंत्री परिषद के द्वारा। देखो आपसे एग्जाम में किस लिए पूछेगा कि अभिभाषण किन के द्वारा तैयार किया जाता है? वो तैयार किया जाता है मंत्री परिषद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो आर्टिकल 331। आर्टिकल 331 क्या कहता है? आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन मनोनीत करता था। आप कहोगे सर करता था का मतलब कि पहले होते थे लेकिन वर्तमान में नहीं होते। देखो आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन मनोनीत करता था। आप कहोगे सर एंग्लो इंडियन होते कौन है? एंग्लो इंडियन का मतलब क्या है? आप ये पूछोगे। एंग्लो इंडियन का मतलब है एंग्लो इंडियन का मतलब है कि उसके पिता यूरोप महाद्वीप के किसी भी देश का नागरिक हो और उनकी माता भारतीय हो, उसको कहते हैं हम एंग्लो इंडियन। देखो एंग्लो इंडियन किन्हें कहते हैं? उनके पिता यूरोप महाद्वीप के किसी भी देश के हों और उनकी माता भारतीय हो। इनके द्वारा जो संतान होती है, उसको कहते हैं हम एंग्लो इंडियन। उनको कहते हैं एंग्लो इंडियन। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। देखो लेकिन वर्तमान में दो एंग्लो इंडियन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध लगा दिया गया है। राष्ट्रपति के द्वारा दो एंग्लो इंडियन लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे, लेकिन वर्तमान में इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको एक आर्टिकल और पता होगा, आर्टिकल 80 का पार्ट 3। आर्टिकल 80 का पार्ट 3 क्या कहता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। 12
सदस्य मनोनीत करता है। आप कहोगे सर ये 12 सदस्य कौन है? जो कला साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान इन अक्षेत्रों में जिनका नाम का डंका हो, इन अक्षेत्रों में जिनका नाम का डंका बजता हो, उनको राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन देखो, संसद में कितने व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? देखो भाई, क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में राष्ट्रपति संसद में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है? आपके पास ऑप्शन है, घबराना नहीं है। आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 12, दूसरा ऑप्शन 14, तीसरा ऑप्शन भी है आपके पास 16 और चौथा ऑप्शन है 10। देखो क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति संसद में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है? वो करता है 12। लेकिन पहले करता था 14। लेकिन आप सबको पता है 2 व्यक्तियों पर, 2 एंग्लो इंडियन पर प्रतिबंध लगा दिया, तो रह गई 12। पहले थे 14, अब है 12। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है, लोकसभा से कोई विधेयक पास होकर किसके पास गया? लोकसभा से कोई विधेयक पास होकर गया राज्यसभा के पास। लेकिन राज्यसभा ने उस विधेयक को पास नहीं किया और अपने पास 6 महीने तक रख लिया, या 6 महीने के बाद तक रख लिया। देखो, लोकसभा से कोई विधेयक पास हो गया और पास होने के लिए गया राज्यसभा के पास, लेकिन राज्यसभा ने उस विधेयक को पास नहीं किया और अपने पास 6 महीने से ज़्यादा तक अपने पास रख लिया। तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा। तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के तहत बुलाएगा? वो बुलाएगा आर्टिकल 108 के तहत। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा साहब? वो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। आपसे एग्जाम में कई बार पूछ लिया है। देखो, संयुक्त बैठक का गठन करता है राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108 के तहत। संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कोई विधेयक संसद से कोई विधेयक पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है। देखो, संसद से कोई विधेयक पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां हैं। उस विधेयक
उस विधेयक को लेकर कि उस विधेयक का क्या करेगा। देखो पहली शक्ति है कि जैसे ही विधेयक संसद से आया, जैसे ही विधेयक संसद से पास होकर आया, आते ही राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिए। आते ही राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिए। साइन करते ही वह विधेयक क्या बन गया, कानून बन गया। आप सबको पता है राष्ट्रपति के साइन करते ही कानून बनते हैं। राष्ट्रपति के साइन करते ही कानून बनते हैं। जैसे ही कोई विधेयक संसद से पास होकर आया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने आते ही साइन कर दिया और कानून बन गया। दूसरी शक्ति कौन सी है, जैसे ही संसद से कोई विधेयक पास होकर आया और राष्ट्रपति ने कहा जाओ वापस ले जाओ और इस पर पुनः विचार करो। वो विधेयक वापस चला गया। संसद ने उस पर पुनः विचार किया। संसद ने उस विधेयक पर पुनः विचार किया और पुनः विचार करने के बाद वापस राष्ट्रपति के पास भेज दिया। जैसे ही संसद ने उस विधेयक को वापस भेजा पुनः विचार करने के बाद, तो राष्ट्रपति की बाध्यता बन जाती है। राष्ट्रपति की बाध्यता बन जाती है या अनिवार्य हो जाता है कि राष्ट्रपति उस विधेयक पर साइन करे। देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपनी कॉपी में लिख लेना भाई। देखो जैसे ही कोई विधेयक संसद से पास होकर आया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने बोला जाओ वापस ले जाओ, इस पर पुनः विचार करो। वो विधेयक वापस गया। संसद ने पुनः विचार किया। पुनः विचार करने के बाद वापस राष्ट्रपति के पास आया। जैसे ही पुनः विचार करके वापस आया तो राष्ट्रपति की बाध्यता बन जाती है या अनिवार्य हो जाता है कि उस विधेयक पर साइन करे। साइन करते ही वह विधेयक कानून बन जाएगा। तीसरी शक्ति कौन सी है? तीसरी शक्ति, जैसे ही संसद से कोई विधेयक पास होकर आया राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का यूज कर दिया। पॉकेट का मतलब है कि जैसे ही विधेयक पास आया उन्हें अपनी जेब में डाल लिया। देखो जैसे ही संसद से कोई विधेयक आया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने अपनी पॉकेट में डाल लिया, उसको कहते हैं पॉकेट वीटो। देखो अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन ये बनता है, आप सबको पता है इंदिरा गांधी ने 42वां संशोधन 1976 के तहत इंदिरा गांधी ने एक संशोधन किया। 42वां संशोधन 1976 के तहत इंदिरा गांधी ने कहा, राष्ट्रपति को कहा, तुम पुनः विचार नहीं कर सकते, तुम पुनः विचार के लिए विधेयक को वापस नहीं भेज सकते, इस पर साइन करो, इसे आप वापस नहीं भेज सकते। लेकिन एक 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 के तहत सरकार थी मोरारजी देसाई की। उन्होंने पुनः विचार को वापस लगाया कि राष्ट्रपति पुनः विचार कर सकता है। राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है। इंदिरा गांधी ने इस पर रोक लगा दी थी, प्रतिबंध लगा दिया था। तो लेकिन मोरारजी देसाई ने पुनः विचार को वापस लाया कि राष्ट्रपति पुनः विचार कर सकता है, पुनः विचार के लिए उस विधेयक को वापस भेज सकता है। आप सबको पता है पॉकेट वीटो का यूज एक बार हुआ है। आज तक पॉकेट वीटो का यूज एक बार हुआ है। कब हुआ है? 1986 पॉकेट वीटो का यूज एक बार हुआ है 1986। पॉकेट वीटो का यूज किन्होंने किया था? ज्ञानी जेल सिंह ने
जेल सिंह ने, हमारे राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। इन्होंने पहली बार पॉकेट वीटो का यूज किया था। कब किया था? 1986 में। किस पर किया था? किस विधेयक पर किया था? क्वेश्चन तो ये बनता है कि किस विधेयक पर किया था? वो क्या था? डाकघर संशोधन। आप कहोगे सर ये डाकघर संशोधन क्या था? देखो इसके ऊपर हम पूरी बात करेंगे, डाकघर संशोधन के ऊपर। देखो जब ज्ञानी जेल सिंह सेवानिवृत्त हुए, सेवानिवृत्त हुए तब उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मेरे बाद जो भी राष्ट्रपति बनेगा इस विधेयक पर साइन नहीं करेगा। आप सबको पता है राष्ट्रपति के साइन करते ही कोई विधेयक कानून का रूप ले लेता है, कानून बन जाता है। देखो राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने कहा कि मेरे बाद जो भी राष्ट्रपति बनेगा इस विधेयक पर, डाकघर संशोधन पर साइन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि साइन करते ही वह कानून बन जाएगा। आप कहोगे सर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और डाकघर संशोधन था क्या? डाकघर संशोधन क्या था? देखो आप सबको पता है मौलिक अधिकार का आर्टिकल 21 क्या कहता है? यह हमें जीने का अधिकार देता है, जीने का अधिकार। मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 हमें जीने का अधिकार देता है। नया अधिकार और जुड़ गया में। नया अधिकार कौन सा है? निजता का अधिकार, मतलब प्राइवेसी। देखो अगर कोई ऐसा कानून बनता है, अगर वर्तमान में या कभी भी ऐसा कानून बनता है जो हमारी प्राइवेसी को भंग करे, तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसा ही डाकघर संशोधन में हुआ। देखो इसमें कहा गया, डाकघर संशोधन में कहा गया कि जब भी चाहे पोस्टमैन किसी भी पत्र को रास्ते में खोल कर पढ़ सकता है। जब भी चाहे पोस्टमैन उस पत्र को खोल कर पढ़ सकता है। इससे क्या होगा? हमारी प्राइवेसी भंग होगी। क्या पता उन पत्रों में क्या लिखा हो? ऐसी बात लिखी हो कि किसी को बतानी नहीं। अगर पोस्टमैन पढ़ेगा हमारी प्राइवेसी भंग होगी। इसलिए ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो का यूज किया था और अपने भाषण में कहा था कि कोई भी राष्ट्रपति जो आगे बनेगा डाकघर संशोधन पर साइन नहीं करेगा। अगर कोई साइन करेगा डाकघर संशोधन कानून बन जाएगा। अगर कानून बन गया तो पोस्टमैन पत्रों को खोलकर पढ़ेगा, जिससे क्या होगा? हमारी प्राइवेसी भंग होगी। अगर हमारी प्राइवेसी भंग होगी तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। ये थी बात डाकघर संशोधन में। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। देखो प्रश्न ये है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 123 के तहत। आप सबको पता है
राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 123 के तहत। आप कहोगे सर अध्यादेश से कानून बनते हैं, अध्यादेश से कानून बनते हैं। देखो आप ठीक कर रहे हो कि अध्यादेश से कानून बनते हैं। अध्यादेश कब, राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है? देखो जब संसद के सत्रों का आयोजन नहीं चल रहा हो, जब संसद के सत्रों का आयोजन नहीं चल रहा हो और भारत को एकदम से कानून की आवश्यकता पड़ जाए। देखो संसद के सत्रों का आयोजन नहीं चल रहा हो और भारत को एकदम से अर्जेंट किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाए तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश से कानून बनेगा। जो कानून बनेगा वो कब तक बनेगा? एक निश्चित टाइम तक बनेगा। देखो जिसकी सीमा कितनी होगी, जिसका टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड देखो अध्यादेश से कानून बनते हैं। कानून कब तक बनेगा? निश्चित टाइम तक। इसका टाइम होता है कितना? देखो अगले टाइम पीरियड कितना होता है? अगले सत्र के प्रारंभ होने से पहले दिन से प्लस 6 सप्ताह या 42 दिन। देखो जो अध्यादेश से कानून बनते हैं वो कानून कितने समय तक वैलिड रहते हैं? वो रहते हैं अगले सत्र के प्रारंभ होने से पहले दिन से लेकर 6 सप्ताह या 42 दिन। आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। देखो मान लो अध्यादेश जारी हुआ आज। अध्यादेश जारी हुआ है आज कितनी डेट है? 6 फरवरी। देखो अध्यादेश जारी हुआ है आज कितनी डेट है? 6 फरवरी। देखो आज जारी होगा अध्यादेश, अगले सत्र का प्रारंभ अब तक नहीं हुआ। अप्रैल आ गई। देखो अप्रैल में पहले सत्र का आरंभ हो गया। पहली तारीख को अप्रैल की पहली तारीख को सत्र का आयोजन हो गया। इस सत्र से लेकर पहले दिन से लेकर 42 दिन या 6 सप्ताह। आपको पता है 6 सप्ताह में ही 42 दिन होते हैं। देखो आप इस बात से क्या समझे? अगले सत्र के प्रारंभ होने से पहले दिन से लेकर 6 सप्ताह या 42 दिन, मतलब है कि अध्यादेश जारी हुआ है आज, मतलब 6 फरवरी है आज अध्यादेश जारी हो गया। और अगले सत्र का प्रारंभ कब हुआ? 1 अप्रैल को। कब हुआ? 1 अप्रैल को। अगले 1 अप्रैल को जैसे ही पहले सत्र का प्रारंभ हुआ तो उसमें उसके 42 दिन और मतलब 6 सप्ताह तक वह कानून लागू होगा। अगर आपसे पूछ ले कि अध्यादेश का अधिकतम टाइम कितना होता है, अगर आपसे पूछ ले कि अध्यादेश का अधिकतम टाइम कितना होता है, 6 माह प्लस 42 दिन। देखो 6 महीने प्लस 42 दिन अध्यादेश कानून का अधिकतम टाइम होता है 6 माह 42 दिन। अगला क्वेश्चन है कि हम एक विषय पर कितनी बार अध्यादेश जारी कर सकते हैं? वो कर सकते हैं नो लिमिट, मतलब कितनी बार करो भाई, कोई लिमिट नहीं इसके ऊपर है। एक विषय पर हम कितनी बार अध्यादेश जारी कर सकते हैं, कितनी बार करो, नो लिमिट। अगला क्वेश्चन क्या होता है? अगला क्वेश्चन क्या बनता है?
राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है कहाँ पर? लोकसभा में, आपको पता है। देखो, राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है प्रोटेम स्पीकर। आप कहोगे सर प्रोटेम स्पीकर के बारे में बताओ। देखो, उसी के बारे में बता रहा हूं मैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। किसको करता है? जिसको अनुभव ज्यादा हो, जिसको अनुभव ज्यादा हो, राष्ट्रपति उसको प्रोटेम स्पीकर बनाता है। कहाँ बनाता है? लोकसभा में बनाता है, लोकसभा में। देखो, प्रोटेम स्पीकर की बात करने से पहले हम बात करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यकाल के बारे में। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? बताओ भाई, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? देखो, लोकसभा के गठन से लेकर नई लोकसभा के गठन से एक दिन पहले तक, देखो, लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के गठन से लेकर नई लोकसभा के गठन से एक दिन पहले तक लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। मान लो आज लोकसभा गठन हुआ, लोकसभा का गठन हुआ। लोकसभा के गठन जब हुआ, होते ही ना तो इसमें अध्यक्ष है ना कोई उपाध्यक्ष है, आपको पता है। तो इस सभा को संभालेगा कौन संभालेगा? प्रोटेम स्पीकर। देखो, मान लो लोकसभा गठन आज हो गया, आपको पता है अध्यक्ष का कार्यकाल तो एक दिन पहले ही खत्म हो गया, तो लोकसभा को संभालेगा कौन? प्रोटेम स्पीकर संभालेगा। नियुक्ति करता राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर के कार्य क्या होते हैं? देखो, प्रोटेम स्पीकर के कार्य क्या होते हैं? लोकसभा के सदस्यों की अध्यक्षता करना। कब तक करना? जब तक लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बन जाता। कब तक करना? जब तक लोकसभा का अध्यक्ष नहीं बन जाता। दूसरा कार्य क्या है? लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना। आप सबको पता है लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। कौन दिलाता है साहब? प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। इसलिए राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति लोकसभा में करता है। वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन है? वो है वीरेंद्र कुमार। वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन है? वो है वीरेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन है, देखो, अगला क्वेश्चन है अगली शक्ति पर। अगली शक्ति कौन सी है? अगली शक्ति हमारी वित्तीय शक्ति। देखो, वित्तीय शक्ति। राष्ट्रपति आर्टिकल 112 के तहत, देखो, राष्ट्रपति आर्टिकल 112 के तहत बजट पेश करता है। कहाँ पर करता है?
लोकसभा में करता है, लोकसभा में करता है। देखो राष्ट्रपति 112 आर्टिकल के तहत बजट पेश करता है लोकसभा में। हमेशा याद रखना कि राष्ट्रपति बजट को पेश करता है लोकसभा में और कहीं पर पेश नहीं करता। और अगला है कि आर्टिकल 202 में क्या है? राज्यों का बजट है, राज्यों का बजट। देखो आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि सर बजट हमेशा राष्ट्रपति लोकसभा में ही क्यों पेश करता है? देखो आप सबको पता है जो बजट होता है एक प्रकार से धन विधेयक होता है, धन विधेयक। बजट एक प्रकार से धन विधेयक होता है। आप सबको पता है संविधान में ये वर्णन है कि धन विधेयक हमेशा कहाँ पर पेश होगा? लोकसभा में। धन विधेयक हमेशा कहाँ पर पेश होगा? लोकसभा में। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 109 के तहत। आर्टिकल 109 के तहत। और धन विधेयक का वर्णन किस आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 110। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बजट एक प्रकार से धन विधेयक है और धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 109 के तहत। धन विधेयक का वर्णन किस आर्टिकल में है? 110 के तहत। 110 के तहत। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रपति केंद्र में केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग का गठन करता है। देखो राष्ट्रपति केंद्र में केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करता है आर्टिकल 280 के तहत। आर्टिकल 280 के तहत। देखो केंद्र में राष्ट्रपति केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करता है आर्टिकल 280 के तहत। और राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। राज्य वित्त आयोग का गठन होता है किस आर्टिकल के तहत? 243 का पार्ट 1। देखो राज्य वित्त आयोग का गठन होता है आर्टिकल 243 के तहत और केंद्र में वित्त आयोग का गठन होता है आर्टिकल 280 के तहत। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या है? देखो अगला क्वेश्चन ये है, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? पहले केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 1951 में। 1951 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। देखो पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 1951 में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। अगला है वर्तमान में केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कौन है साहब? वो है एन.के. सिंह। वो है एन.के. सिंह। एन.के. सिंह का मतलब है नंद किशोर सिंह। ये है 15 में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह, एन.के. सिंह। आपको हो गए सर 14 में के बताओ। 14 में के कौन थे? वाई.वी. रेड्डी। वो थे वाई.वी. रेड्डी। देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डबल स्टार लगा लियो, डबल स्टार। देखो एक होती है
आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, एक होती है संचित निधि, संचित निधि। देखो, एक होती है आकस्मिक निधि, एक होती है संचित निधि। इसका वर्णन होता है आर्टिकल 267 का पार्ट 1 और आकस्मिक निधि का वर्णन होता है आर्टिकल 267। देखो, इन दोनों में फर्क क्या होता है? आकस्मिक निधि पर नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है, नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है, और संचित निधि पर नियंत्रण किसका होता है? नियंत्रण होता है संसद का। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर राष्ट्रपति को पैसों की जरूरत है तो वो आकस्मिक निधि से ले लेगा बिना किसी रोक टोक के। अगर वह राष्ट्रपति संचित निधि से धन लेगा तो वह संसद से पूछ कर लेगा। अगर आकस्मिक निधि से लेगा तो सीधे ले लेगा, किसी की रोक टोक नहीं है। लेकिन एक माह के बाद राष्ट्रपति को संसद को यह बतानी होगी, कि उसने आकस्मिक निधि से धन लिया था, किस काम के लिए लिया था वो भी बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारी न्यायिक शक्ति। अगला क्वेश्चन है हमारी न्यायिक शक्ति से। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। न्यायिक शक्ति, देखो, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। देखो, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 124 के तहत और हाई कोर्ट में 217 के तहत। देखो, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट में करता है आर्टिकल 124 के तहत और हाई कोर्ट में करता है आर्टिकल 217 के तहत। आर्टिकल 217 के तहत अगला क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों को ट्रांसफर भी करता है। देखो, राष्ट्रपति न्यायाधीशों को ट्रांसफर भी करता है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत समाधान भी करता है। समाधान, अगर आपसे ये पूछ ले कि समाधान की शक्ति किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 72 में। राष्ट्रपति न्यायाधीशों को ट्रांसफर भी करता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति भी करता है। सुप्रीम कोर्ट में करता है आर्टिकल 124 के तहत, हाई कोर्ट में करता है आर्टिकल 217 के तहत। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन बनता है देखो, भारत का संविधान कैसा है? आपको सबको पता है भारत का संविधान कैसा है? वो है संघीय शासन। और
भारत की न्यायपालिका कैसी है? न्यायपालिका कैसी है? वो है एकीकृत। देखो, एकीकृत न्यायपालिका। भारत का संविधान कैसा है? संघीय शासन है। न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत है। आपको कैसे है? संघीय शासन कैसा होता है? देखो, राज्य सरकार केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम नहीं करेगी। देखो, राज्य सरकार केंद्र सरकार के नियंत्रण में काम नहीं करेगी। ये स्वतंत्र है कि राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर कार्य करे, लेकिन न्यायपालिका एकीकृत है। कैसे? जैसे जिला कोर्ट कार्य करता है हाई कोर्ट के नीचे, जिला कोर्ट कार्य करता है हाई कोर्ट के नीचे, और हाई कोर्ट काम करता है सुप्रीम कोर्ट के नीचे। देखो, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि कोई व्यक्ति जिला कोर्ट में गया और उसको न्याय नहीं मिला, मतलब जिला कोर्ट के न्याय से वह संतुष्ट नहीं है। जिला कोर्ट के न्याय से वह संतुष्ट नहीं है, तो वह जाएगा हाई कोर्ट में। लेकिन वह व्यक्ति हाई कोर्ट के भी न्याय से संतुष्ट नहीं है, तो वह जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन वह व्यक्ति इतना तेज है कि वह सुप्रीम कोर्ट के न्याय से भी संतुष्ट नहीं है, तो वह जाएगा दया याचिका लेकर किसके पास? वह जाएगा राष्ट्रपति के पास। देखो, ये राष्ट्रपति को कहेगा साहब मुझे दया दो। देखो, राष्ट्रपति को उसकी दया याचिका पर 4 शक्तियां हैं। राष्ट्रपति के पास उसकी दया याचिका पर 4 शक्तियां हैं। कौन सी शक्ति है? देखो, पहली शक्ति है पूर्ण क्षमा। दूसरी शक्ति कौन सी है? प्रकृति बदल दे, प्रकृति में बदलाव। तीसरी शक्ति कौन सी है? वो है विराम लगा दे। और चौथी कौन सी है? सजा को कम कर दे। देखो, सजा को कम कर दे मतलब अवधि कम कर दे, अवधि को कम कर दे। देखो, इन बातों से आप क्या समझे? देखो, कोई व्यक्ति है जिला कोर्ट के पास गया, वह जिला कोर्ट के न्याय से संतुष्ट नहीं है, वह जाएगा हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट के न्याय से भी संतुष्ट नहीं है, वह जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के न्याय से भी संतुष्ट नहीं है, तो वह जाएगा राष्ट्रपति के पास दया याचिका लेकर। लेकिन राष्ट्रपति के पास दया याचिका को लेकर भी 4 शक्तियां हैं कि वह पूर्ण क्षमा कर दे, प्रकृति बदल दे, विराम लगा दे, अवधि को कम कर दे। इसका मतलब है पूर्ण क्षमा। जैसे ही वह व्यक्ति राष्ट्रपति के पास आया और राष्ट्रपति कहे जा तू मौज ले, तुझको क्षमा कर दिया तो काचे काट। अगली बात, प्रकृति बदल दे, मतलब ये है कि अगर उसको फांसी की सजा हो रही है तो उसको उम्र कैद दिला दे। उम्र कैद मतलब जो सजा मिल रही है बस उसकी प्रकृति चेंज करनी है, उसकी अवधि कम नहीं करनी। मान लो उसको फांसी की सजा मिल रही है तो उसको उम्र कैद दिला सकता है। यह होती है प्रकृति में बदलाव। इसका मतलब है विराम लगा दे। विराम लगा दे का मतलब है कोई गर्भवती महिला उसको सजा मिलनी है। अगर उसको सजा मिलेगी तो उसके बच्चे को भी सजा मिलेगी, इसलिए उस पर विराम लगा देता है कि जब बच्चा पैदा हो जाए, बच्चा पैदा होने के बाद उस महिला को सजा दी जाए।
अगला है अवधि को कम कर दे। अगर किसी व्यक्ति को 20 साल की सज़ा मिल रही है तो राष्ट्रपति उसकी सज़ा को घटाकर 10 वर्ष कर देगा या 5 वर्ष कर देगा, वो उसकी मर्जी है, वो उसकी मर्जी है। अब हम बात करते हैं आपातकालीन शक्तियाँ के बारे में। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ देखो, आपातकालीन शक्तियाँ आपातकालीन शक्तियाँ आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल लगता है। आपातकाल देखो, आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल लगता है। भारत में आपातकाल किन स्थितियों में लगता है आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल लगता है। आपातकाल भारत में किन स्थितियों में लगता है देखो, पहला कारण है बाहरी आक्रमण हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए। दूसरा, स्वयं युद्ध कर ले या किसी युद्ध में सम्मिलित हो जाए। सम्मिलित देखो भाई, किसी युद्ध में सम्मिलित हो जाए या शामिल हो जाए। देखो, स्वयं युद्ध कर ले या कोई युद्ध चल रहा हो तो उस युद्ध में शामिल हो जाए तो आपातकाल लग सकता है। तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। देखो, सशस्त्र विद्रोह कब जोड़ा गया? देखो, ये जोड़ा गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। इससे पहले क्या था? आंतरिक असंतोष। देखो, सशस्त्र विद्रोह से पहले हम कौन सा शब्द यूज करते थे? आंतरिक असंतोष। आंतरिक असंतोष को बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया। कब कर दिया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। किसने कर दिया? मोरारजी देसाई ने। देखो, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि आपातकाल की घोषणाकर्ता कौन है? आपातकाल की घोषणाकर्ता कौन है? राष्ट्रपति करता हुआ है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर है? वो करता है मंत्रिमंडल की सलाह पर। वो करता है मंत्रिमंडल की सलाह पर। ये मंत्री परिषद नहीं है, मंत्रिमंडल है। इस बात को ध्यान में रखना। देखो, आपातकाल लगाता कौन है? राष्ट्रपति लगाता है। किसकी सलाह पर लगाता है? मंत्रिमंडल की सलाह पर लगाता है। देखो, आज तक 3 आपातकाल लगे हैं, 1962, 1971 और 1975। 3 बार लगे हैं। ये डेट है। किस सलाह पर लगाता है? मंत्रिमंडल की सलाह पर है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया। इससे पहले प्रधानमंत्री था। देखो, आप कहोगे सर ये शब्द जोड़ा गया 1978 में,
मंत्रिमंडल की सलाह पर आपातकाल की घोषणा करेगा राष्ट्रपति 1978 के तहत। लेकिन तीनों आपातकाल 1978 से पहले लगे हैं। 1962 में लगा है, 1971 में लगा है, 1975 में लगा है। जो पहले लगे थे आपातकाल वो लगे थे प्रधानमंत्री की सलाह पर, वो लगे थे प्रधानमंत्री की सलाह पर, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकता कि देश में आपातकाल लगाया जाए। अकेला व्यक्ति इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकता कि आपातकाल लगाया जाए। इसलिए 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 के तहत कि अकेला व्यक्ति इतना बड़ा निर्णय नहीं लेगा, वो मंत्रिमंडल की सलाह लेगा। वो मंत्रिमंडल की सलाह लेगा कि आपातकाल लगाना है या नहीं लगाना। ये 1978 के तहत मंत्रिमंडल की सलाह ली जाएगी। पहले प्रधानमंत्री अकेला कह देता था कि आपातकाल लगाओ, तो आपातकाल लग जाता था। लेकिन वर्तमान में मंत्रिमंडल की सलाह ली जाएगी। आप सबको पता है 3 बार आपातकाल लगे हैं, 1962, 1971, 1975। देखो उन्नीस सौ 62 पहला लगा 1962 को आपातकाल। जब प्रधानमंत्री कौन था, पीएम कौन था, तब थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और हमारे राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखो जब पहली बार 1962 में आपातकाल लगा, प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और राष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपातकाल लगा क्यों? क्योंकि भारत और चीन का युद्ध हो गया था। कब हो गया था? 1962 में। अगला कब लगा? 1971 में। अगला कब लगा? 1971 में। 1971 में क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया। तब प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी। अगला आपातकाल कब लगा? आपातकाल 1975 में। 1975 में क्यों लगा? आंतरिक असंतोष के कारण प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और हमारे राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद हमारे राष्ट्रपति थे। देखो आपातकाल कब लगा है? 1962, 1971, 1975। 1975 की डेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए 25 जून 1975 को तीसरा आपातकाल लगा आंतरिक असंतोष के कारण। 25 जून 1975। देखो अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? अगला क्वेश्चन ये बनेगा। देखो अगर आपातकाल लग जाता है, इसको बढ़ाना है, इसको और आगे बढ़ाना है, तो क्या करना होगा? देखो अगर आपातकाल आज लग गया, संसद से 1 महीने के अंदर अनुमति लेनी होती है संसद से कि हम आपातकाल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो कितना बढ़ेगा? 6 माह के लिए।
अगर फिर से बढ़ाना है आपातकाल, संसद से फिर से अनुमति लेनी होगी और बढ़ेगा 6 माह। 6 माह अगर हम संसद से 1 माह के अंदर अंदर अनुमति नहीं लेते तो आपातकाल स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपातकाल मान लो लग गया, अगर आपातकाल लग गया, इसे आगे बढ़ाना है तो संसद से अनुमति लेनी पड़ेगी 1 माह के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर। अनुमति मिलने के बाद हम इसे 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं, फिर 1 महीने के अंदर अंदर अनुमति लेनी पड़ेगी, फिर 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं। अगर हम संसद से अनुमति नहीं लेते 1 महीने के अंदर अंदर तो क्या होगा, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा आपातकाल, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा आपातकाल। ये तो अपने आप हो जाएगा। अगर हमने खुद ने आपातकाल खत्म करना है तो कैसे करना होगा, दोनों संसद के दोनों सदनों से सामान्य बहुमत पारित कर दो तो आपातकाल समाप्त हो जाएगा, आपातकाल समाप्त हो जाएगा। देखो संसद में सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दो तो क्या होगा, आपातकाल हट जाएगा। पहल करेगा कौन, वो करेगा लोकसभा। पहल करेगा कौन, लोकसभा। अगर लोकसभा उस टाइम पर भंग है तो फिर कौन करेगा, फिर करेगी राज्यसभा। देखो आपातकाल लगने के बाद प्रभाव क्या पड़ेंगे, देखो प्रभाव की बात कर लेते हैं कि आपातकाल लगने के बाद प्रभाव क्या होंगे। देखो प्रभाव, अगर आपातकाल लगता है तो हमसे आर्टिकल 20 और 21, देखो अगर आपातकाल लगता है आर्टिकल 20 और 21 हमसे छीना नहीं जा सकता। देखो आर्टिकल 20 और 21 हमसे छीना नहीं जा सकता आपातकाल के दौरान। यह किस आर्टिकल के तहत आता है, आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 में ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 359 में लिखा हुआ है, अगर आपातकाल लगता है आर्टिकल 20 और 21 हमसे छीना नहीं जा सकता। और आर्टिकल 58 क्या कहता है, आर्टिकल 358 क्या कहता है, अगर आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के कारण लगता है, सशस्त्र विद्रोह के कारण लगता है। देखो आर्टिकल 358 ये कहता है अगर आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के कारण लगता है तो हमसे आर्टिकल 19 भी नहीं छीना जाएगा। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 भी नहीं छीना जाएगा। देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। प्रभाव क्या पड़ेंगे, अगर आपातकाल लगता है आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 हमसे छीना नहीं जा सकता, ये बात कहता है आर्टिकल 359। आर्टिकल 358 क्या कहता है, अगर आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के कारण लगता है तो आर्टिकल 19 भी हमसे नहीं छीना जा सकता, 19 भी, 20 भी और 21 भी नहीं छीना जाएगा। और लोकसभा प्लस विधानसभा के कार्यकाल में एक वर्ष की बढ़ोतरी की जाएगी। लोकसभा में और विधानसभा में
लोकसभा में और विधानसभा में कार्यकाल में 1-1 वर्ष की बढ़ोतरी की जाएगी। और आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। देखो, लोकसभा प्लस विधानसभा के कार्यकाल में 1-1 वर्ष की बढ़ोतरी की जाएगी। आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। अगला है राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 आर्टिकल 356 देखो, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन पहला 21 नियम बनता है सबसे संविधान में सबसे अधिक चर्चा में रहने वाला कौन सा आर्टिकल है? वो है 356। वो है 356। देखो, संविधान में सबसे अधिक चर्चा में या बहस में रहने वाला आर्टिकल कौन सा है? वो है आर्टिकल 356। देखो, राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में। वो लगता है राज्यों में। देखो, पूरे भारत में भी लग सकता है और जगह जगह भी लग सकता है, अलग अलग राज्यों में भी लग सकता है। कारण क्या है? लगेगा क्यों? देखो, कारण क्या है? देखो, कारण ये है, आम चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले, या कोई भी पार्टी आपस में गठबंधन ना करे तो क्या होगा? राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा। देखो, आम चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले या कोई भी आपस में गठबंधन ना करे तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है, किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्रों का विफल हो जाना। किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्रों का विफल हो जाना तो क्या होगा? राष्ट्रपति शासन लग जाएगा राज्यों में। देखो, आप कहोगे सर संवैधानिक तंत्र क्या होते हैं, इसको बताओ। देखो, आर्टिकल 365 में संवैधानिक तंत्रों की परिभाषा दी हुई है। देखो, आर्टिकल 365 क्या कहता है?
देखो आर्टिकल 365 में संवैधानिक तंत्रों की परिभाषा दी हुई है। क्या परिभाषा दी हुई है? देखो, केंद्र की सरकार द्वारा, देखो आर्टिकल 365 में संवैधानिक तंत्रों की परिभाषा दी हुई है। क्या दी हुई है? केंद्र की सरकार द्वारा दिए गए निर्देश अगर राज्य सरकार नहीं मानती तो क्या होगा? संवैधानिक तंत्रों को विफल मान लिया जाएगा और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अगली बात क्या है? अगली बात, आज तक पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग चुका है, लेकिन दो ही ऐसे राज्य हैं जिनमें आज तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। वो है छत्तीसगढ़ और दूसरा कौन सा राज्य है? तेलंगाना। वो है तेलंगाना। देखो, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। देखो, अगली बात करते हैं हम सिफारिश। किसकी सिफारिश पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। देखो, जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है, किसकी सलाह लेनी पड़ेगी? राज्यपाल अपने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवाने के लिए राष्ट्रपति से कहता है कि हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाओ। कि कौन सिफारिश करता है? राज्यपाल सिफारिश करता है अपने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवाने के लिए। अगला है समय कितना होता है? राष्ट्रपति शासन का समय कितना होता है? अब हम बात करेंगे समय की। देखो, मान लो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया तो संसद से 2 महीने के अंदर अनुमति लेनी पड़ती है। अगर आपने राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाना है तो संसद से 2 महीने के अंदर अनुमति लेनी है कि हमने राज्य में राष्ट्रपति शासन आगे और बढ़ाना है। कितने महीने तक बढ़ेगा? 6 माह लग। अगर फिर से बढ़ानी है 2 महीने के बाद फिर अनुमति लो और 6 महीने फिर बढ़ा दो। अगर अनुमति नहीं ली तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अगर हमने समाप्त करना तो क्या होगा? संसद के दोनों सदनों से बहुमत पारित कर दो। सामान्य बहुमत पारित कर दो और राष्ट्रपति शासन हट जाएगा। अगर हमने हटाना है तो क्या होगा? संसद के दोनों सदनों से सामान्य बहुमत पारित कर दो तो राष्ट्रपति शासन हट जाएगा। अगला क्वेश्चन ये बनता है। अगला क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में आज तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। और हमारे हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और पूरे भारत में
128 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा इंदिरा गांधी के टाइम पर है। इंदिरा गांधी के टाइम पर कितनी बार लगा? 50 बार। कितनी बार लगा? 50 बार लगा है। देखो पूरे भारत में 128 बार लगा है और हरियाणा में 3 बार लगा है। और सबसे अधिक बार इंदिरा गांधी के समय में 50 बार। और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आज तक एक बार भी नहीं लगा है। ऐसे 2 ही राज्य हैं जिनमें आज तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या बनता है? ये बनता है भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा? भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा? वो लगा पंजाब में। वो लगा पंजाब में। कब लगा? 1951 में। कब लगा? 1951 में लगा, पंजाब में लगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, कुल अवधि की दृष्टि से सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन किसका था? वो था पंजाब का। वो था, देखो प्रश्न क्या था, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कुल अवधि की दृष्टि से सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन किस राज्य का था? पंजाब का। पंजाब का था। 8 बार लग चुका है। और 8 बार की काउंटिंग करें तो 14 वर्ष बैठता है। 14 वर्ष कुल अवधि की दृष्टि से देखा जाए तो 14 वर्ष पंजाब में 8 बार लग चुका है। अगर ये पूछ ले एक बार लगने के बाद लंबा राष्ट्रपति शासन किसका है? देखो एक बार लगने के बाद सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन किसका है? वो है जम्मू एंड कश्मीर का। वो है जम्मू एंड कश्मीर का 6 वर्ष। वो है 6 वर्ष लगातार जम्मू कश्मीर में 6 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगा था। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? हाँ, अगला क्वेश्चन ये बनता है, संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा? वो लगा मणिपुर में और उत्तर प्रदेश में 10 बार। देखो संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा? मणिपुर में और उत्तर प्रदेश में कितनी बार? 10 बार। वो लगा 10 बार। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है, देखो आपातकाल कहाँ से लिया गया है? आपातकाल कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया जर्मनी के संविधान से। देखो आप, अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे ये पूछ ले वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया अमेरिका से। दोनों ही बातों में जमीन एंड आसमान का फर्क है। जमीन और आसमान का फर्क है। देखो अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। और वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। दोनों ही बातों में जमीन और आसमान का फर्क है। इसको अपनी कॉपी के किसी भी कोने में लिख लेना, स्टार लगाकर लिख लेना, इस बात को मत भूलना। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? अगला क्वेश्चन ये बनेगा, देखो दिल्ली और पुदुचेरी देखो दिल्ली और पुदुचेरी का
अलग से राष्ट्रपति शासन का वर्णन है। देखो, दिल्ली और पुदुचेरी का अलग से राष्ट्रपति शासन का वर्णन है किस अनुच्छेद में? देखो, दिल्ली का आर्टिकल 239 ए और पुदुचेरी का है आर्टिकल 239 ए। देखो, दिल्ली का अलग से राष्ट्रपति शासन का वर्णन है आर्टिकल 239 ए और पुदुचेरी का आर्टिकल 239 ए बी, वो है ए बी। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रभाव क्या पड़ेंगे? प्रभाव, अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो प्रभाव क्या पड़ेंगे? प्रभाव क्या पड़ेंगे? देखो, विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा। विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा। अगला प्रभाव क्या पड़ेगा? अगला प्रभाव ये पड़ेगा, राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार, वो बनाएगा केंद्र सरकार। राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? वो बनाएगा केंद्र सरकार बनाएगी। और राज्य के बजट कौन पेश करेगा? वो करेगा राष्ट्रपति। और राज्य में बजट कौन पेश करता है? वैसे वो करता है राज्यपाल। लेकिन अब राष्ट्रपति शासन लगने के बाद राज्य में बजट पेश करेगा राष्ट्रपति। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसने अपनी कॉपी में लिख लेना भाई। राज्य के बजट पर किसका नियंत्रण हो जाएगा? राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद। और वैसे कौन करता है? राज्यपाल। अब हम बात करेंगे वित्तीय आपातकाल की। वित्तीय आपातकाल की आर्टिकल 360। देखो, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा। देखो, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल भारत में एक बार भी नहीं लगा। किसकी सिफारिश पर लगता है वित्तीय आपातकाल? सिफारिश पर वो लगता है मंत्री परिषद की सिफारिश पर। मंत्री परिषद लगता है। और हमने बात करी थी आपातकाल की, वो किसकी सिफारिश पर लगता है आपातकाल? वो लगता है मंत्रिमंडल की सिफारिश पर आपातकाल। आर्टिकल 352 लगता है मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। आर्टिकल 360 लगता है मंत्री परिषद की सिफारिश पर। देखो, प्रभाव क्या होंगे? प्रभाव क्या पड़ेंगे वित्तीय आपातकाल के? वो पड़ेंगे प्रशासकों प्रभाव, प्रशासकों और न्यायाधीशों के वेतन में कटौती होगी। देखो, प्रभाव क्या पड़ेंगे अगर वित्तीय आपातकाल लग गया? प्रशासकों और न्यायाधीशों के वेतन में कटौती होगी। राज्य के बजट राष्ट्रपति पेश करेगा। राज्य के बजट राष्ट्रपति पेश करेगा।
आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। धन्यवाद।